बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको संबंध बताया था, संबंधों के प्रकार बताया था, ठीक है, और सारे संबंधों को कैसे सिद्ध करना था वो बताया था। तो मान के चले लगभग में संबंध मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। पूरा पढ़ाने का मतलब ये था कि जितना आपके एनसीईआरटी बोर्ड में है, जितना कि आपके एग्जाम में आएगा, उसको मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करने जाता हूँ फलन पढ़ाना। फलन का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन आज मैं आपको फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान लगाइएगा आप, ठीक है। ज़रा आप पहले एक बात और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ये फलन की परिभाषा। फलन को बेटा मैं आपको समझाऊंगा, फिर ये फलन होता क्या है, ठीक। फलन में डोमेन क्या होते हैं, फलन के रेंज क्या होते हैं, उसको डोमेन और सहडोमेन, सहडोमेन को रेंज बोलते हैं इसमें, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ तक मुझे याद है कि आप लोग 11th में भी आपने कुछ फलनों को पढ़ा होगा, तो जो बच्चों आपने 11th में फलन पढ़ा हुआ है वो आप उसको रिवीजन कर लें, थोड़ी बहुत उसकी मदद आपको लेनी पड़ सकती है, अन्यथा तो मैं आपको खुद ही ऐसे बताऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप रिवीजन करना चाहते हैं तो 11th की क्लास थे, 11th की क्लास में जो आपके फंक्शन दिया गया है आप उसको एक बार जरूर पढ़ लें, वो आपको उपयोगी होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। तो आइए, तो मैंने पहले आपको फलन के बारे में बताता हूँ कि आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक, संबंध मेरा खत्म हो चुका है लगभग में। अब आइए मैं स्टार्ट करता हूँ फलन, ठीक है। फलन, फलन को अंग्रेजी में हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बच्चों कुछ लोग के दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में एक धारणा है ये कि उन्हें अभी तक पूरा फलन पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया, लेकिन मैं फलन की परिभाषा पूछूं तो परिभाषा भी नहीं बता पाते। फलन होता क्या है पहले आप ये समझिए, ठीक है, इसके बाद इसकी परिभाषा मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं वो जनरल रूप में दे रहा हूं कि फलन है क्या, ठीक है। यदि आप फलन को समझ लेते हैं, ठीक, तो आपको इस चैप्टर को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद मैं फलनों के प्रकार को बताऊंगा, जरा सुनिएगा बच्चों। दुनिया में यदि वास्तव में जो फलन है वो संबंध से ही निकला है, ठीक, जो मेरा फलन होता है वो कहाँ से निकला है, वह संबंध से ही निकला है, याद रखिएगा। इसीलिए पहले हम संबंध पढ़ते हैं फिर फलन पढ़ते हैं। अब संबंध और फलन में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको फलन के बारे में पहले बता दूं कि फलन होता क्या है, उसको समझेंगे कैसे आप। जैसे बच्चों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक मार्कर है। ऐसे पूछा जाए पहले कि फलन क्या है, ठीक, किस चीज को हम फलन कहते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, तो बच्चों फलन में दो चीज मेन होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट। कोई फलन है बेटा, एक फलन मतलब आप जनरल भाषा में एक मशीन समझें, ठीक है, आप जनरल भाषा में क्या समझें, एक मशीन समझें। जैसे ऐसा नहीं कि अब मशीन जो है वो लोहे की बनी होगी, वो मशीन प्लास्टिक की भी बन सकती है बेटा, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरा मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जरा एक बाइक का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, चलिए इसके बाद में मार्कर का एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। मेरे पास एक बाइक है, पूरा बाइक मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा फलन है, ये भी तो एक मशीन है। तो मेरा बाइक हमारा क्या है, एक मशीन है, ठीक, एक फलन समझिए उसको। उसमें क्या करना है आपको, जरा उसका उपयोग क्या है, उसमें देखिए उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। जैसे क्या हुआ कि यदि आपके पास बाइक आपने खरीद ली, नई बाइक खरीद ली, ठीक, वो एक फंक्शन है, माने आप उसको फंक्शन समझे, ठीक। अब बताइए वो बाइक चलेगी कैसे। बाइक को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बाइक को चलाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ठीक, डीजल भी भाई उसके उस पर लगता है थोड़ा, वो भी चाहिए, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा हमारी बात, सर डीजल नहीं, सॉरी बेटा मोबिल में बोलना चाहता था, डीजल निकल गया, ठीक है। अब मोबिल की जरूरत होती है, आप जानते हैं कि 1 लीटर मोबिल भी बाइक के अंदर पड़ता है, ठीक, तो मोबिल हो गया। और पेट्रोल, तो हमारी जो बाइक चलती है वो किससे चलती है, पेट्रोल और मोबिल से चलती है। तो मोबिल की जगह बच्चों सॉरी इसके लिए, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो बाइक में क्या क्या चीजें यूज हुई वो उसका इनपुट है। आपने इनपुट क्या किया, चलिए आपने मोबिल इनपुट किया, ठीक है। इसके बाद आपने 1 लीटर पेट्रोल भर दिया गाड़ी में अंदर और कहा कि भाई चलिए। तो आपकी जब गाड़ी है चलना स्टार्ट कर देगी तो क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, आपको रेंज मिलेगा। आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको माइलेज मिलेगा। पता चला कि 1 लीटर मैंने पेट्रोल भराया और पता चला कि हमारा जो गाड़ी है करीब 60 किलोमीटर गई।
तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज उसका कितना है, 60 किलोमीटर का। इसलिए बच्चों कहते हैं कि जो बाइक होती है वो हमेशा लोग पूछते हैं उसका माइलेज कितना है। जिसका माइलेज अच्छा होता है वही बाइक लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक, जिसका रेंज अच्छा होता है, यानी कि कम लागत में अधिक रेंज मिले। तो आप देख रहे हैं, अब जानते हैं यदि आप एक स्कूटी ले लें तो, या एक बाइक ले लें, या एक आप रॉयल इनफील्ड ले लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब रॉयल इनफील्ड में आप 1 लीटर पेट्रोल डाल दें तो उस माइलेज कितना देगा, बहुत देगा, 20 किलोमीटर देगा, ठीक, 20 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों हमारा जो बाइक है वह भी एक फंक्शन बेटा। तो फंक्शन में 2 चीज है, एक डोमेन, जो भी फलन में इनपुट किया जाए वो मेरा डोमेन है, जो उसमें आउटपुट आए वो मेरा रेंज है। जैसे मैं पेन की बात करता हूँ, मैं इस मार्कर की बात करता हूँ, ये मार्कर भी बेटा मेरा एक मशीन है, ये मार्कर भी मेरे में क्या है, एक मशीन है। इसमें क्या इनपुट करते हैं आप बताइए, इसमें आप इंक इनपुट करते हैं, आप इनपुट करते हैं, अब बोर्ड पे मैं लिखता हूं, आप देखते भी हैं। तो इसका इनपुट इंक है और आउटपुट जो मैं बोर्ड पर कॉपी पर मैं लिखता हूं वो उसका क्या है, आउटपुट है। तो फंक्शन ने मात्र आपको 2 ही चीज समझनी है, फंक्शन का इनपुट क्या है और फंक्शन का आउटपुट क्या है। यदि आप इनपुट को आउटपुट को अच्छे से समझें तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं बच्चों, कोई भी फंक्शन है दुनिया का, यदि उसमें आप सही चीज इनपुट करेंगे तभी आउटपुट आएगा, अन्यथा इनपुट नहीं आएगा। जैसे हम लोग भी एक फंक्शन है बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। क्या वो इनपुट करते हैं, हम इनपुट करते हैं भोजन, फल, पानी, ये सब क्या करते हैं, अपने इनपुट करते हैं। और इनपुट करने के बाद जितना हम वर्क करते हैं वो हमारे आउटपुट्स हैं। बात समझ में आई। तो जो हमारे वर्क है वही मेरे रेंज हैं, ध्यान समझिएगा। तो हमारा शरीर भी एक फंक्शन है, मैं भी एक फंक्शन हूं, आप भी एक फंक्शन है। हम लोग कुछ इनपुट करते हैं और वर्क करके एनर्जी के द्वारा हम जो कार्य करते हैं वो हमारा रेंज है, ठीक, आप समझ गए होंगे। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फंक्शन के लिए क्या होती है बस वो समझ लें आप। इसके बाद ये फंक्शन आप समझ लेते हैं तो फिर आगे की मैं बात आपको बताऊंगा। चलिए सुनिएगा, एक बात जरा बताएं, हमारा इनपुट भोजन है, बात समझ में। यदि हम जरा आप सोचे पानी है, हम भोजन की जगह यदि मैं कंकड़ पत्थर पीस करके और खाने लगूं, आप जरा बताइएगा क्या मैं या आप कोई भी व्यक्ति उस कंकड़ पत्थर को पीस के या बालू पी करके या जिंदा रहूं, मैं कितने देर जिंदा रह सकता हूं, जरा बताइएगा। वो फंक्शन चौपट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। यदि एक बात याद रखिए, फंक्शन है तो फंक्शन का डोमेन भी अलग अलग है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, जो इसका इनपुट होता है। जितने भी फंक्शन होते हैं सबका इनपुट अलग अलग होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम यदि मैं मनुष्य हूं तो मेरा इनपुट अलग है, ये इंक है तो इसका ये मार्कर है तो इसका इनपुट अलग है, बाइक है तो बाइक का इनपुट अलग है। ऐसा नहीं, अलग अलग फंक्शन है हमारे बेटा, और अलग अलग फंक्शन के अलग अलग इनपुट हैं, और अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट्स हैं। आपको फंक्शन पे बस यही 2 बात पर क्लियर करना है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के इनपुट क्या है, फंक्शन के आउटपुट क्या है, क्या चीज फंक्शन के अंदर इनपुट करना चाहिए और क्या चीज फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं करना चाहिए। यदि फंक्शन के अंदर आप ऐसी चीजें इनपुट कर दें जिसकी उसकी आवश्यकता नहीं, वो फंक्शन उसी जगह बेकार हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मैंने बाइक का एग्जांपल दिया। यदि बाइक के अंदर पेट्रोल की जगह मैं 1 लीटर 2 लीटर पानी भर दूंगा और कहूं कि बेटा गाड़ी चलो, कितनी देर चलेगी, आप भी जानते हैं कितनी देर चलेगी, चौपट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, चलेगी ही नहीं, बात समझे। तो जो मैं बाइक ले रहा हूं, बाइक का इनपुट क्या है, ठीक, पेट्रोल। अब पानी डाल के चलाएंगे तो चलेगी, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं नहीं चलेगी, ठीक। उसी तरीके से बच्चों जितने भी इंक है, ये वाला मार्कर है, इसका एग्जांपल और सुन लीजिएगा। इसके अंदर मैं पानी भर दूं और कहूं चलो लिखें, कितना देर लिखेंगे इससे आप, या भी आप देखिएगा एक बार ये कड़ा होकर के इसका ये भी खराब हो जाएगा। मार्कर के अंदर ही पानी डाल दें तो तुरंत खराब हो जाता है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। आप नहीं जानते तो मैंने बता दिया। तो चलिए आइए, तो कहने का मतलब बच्चों कि यदि कोई फंक्शन होगा तो उसका स्पेसिफिक डोमेन होगा, बस नहीं। तो अलग अलग फंक्शन के अलग अलग डोमेन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रेंज होते हैं, ठीक है ना, इस बात को मेरे याद रखिएगा। तो फंक्शन में हमें 2 चीज का ध्यान रखना है, ठीक। और जरा देखिएगा फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, f
सच दैट ए एरो बी। इसका मतलब दो समुच्चय मेरा बच्चों ध्यान सुनिएगा, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। मेरे पास दो समुच्चय हैं, ठीक, और दोनों समुच्चयों के बीच ये मेरा फलन दिया हुआ है एफ। एफ एक फंक्शन है जो कि दो समुच्चयों के बीच है मेरे पास बच्चों। इसी को इधर जो पहला देख रहे हैं आप, ये हमारा डोमेन होता है, इसे हम डोमेन बोलते हैं फंक्शन का, याद रखिएगा। और ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। इसको हम लोग रेंज बोलते हैं या परिसर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। डोमेन, डोमेन को हम लोग प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत, याद रखें। डोमेन को प्रांत बोलते हैं और रेंज को हम परिसर बोलते हैं। तो ये ए जो पहला दिख रहा है, याद रखें, इधर के एलिमेंट को, इधर के अवयव को, ए के अवयव को हम x से दिखाते हैं। x लेंगे तो b के अवयव को हम किससे दिखाते हैं, y से दिखाते हैं। ठीक, जरा समझिएगा। यदि मेरा कोई फंक्शन है, एक मेरा फलन लिख देगा, फलन, तो ये मेरा फलन है बच्चों। फलन में याद रखें, आप इसका चाहें तो इस तरीके से बना देता हूं। ठीक, ये मेरा समुच्चय ए है, ये मेरा समुच्चय बी है। ये मेरा एफ फंक्शन है, इन दोनों के बीच ये मेरा फंक्शन है। जैसे इसके एलिमेंट मैंने ले लिया 1 2, या फिर मैंने ए बी सी ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, यहाँ पे क्या ले लिया 1 2 3। अब देख रहे हैं, तो आप देखिए, इस इधर के अवयव x होंगे, इधर के अवयव y होंगे, और मान लीजिए ऐसे रिलेट कर गया, इस तरीके से रिलेट कर दिया। ये देखिए बच्चों, मेरा फंक्शन ही हो गया। तो याद रखें, यही मेरा बच्चा इधर डोमेन है और ये मेरा रेंज है। तो इधर के अवयव को x कहेंगे और इधर के अवयव को y कहेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं, इधर के अवयव जो x हैं, x के मान का क्या क्या होंगे जरा बताइएगा। x में यहाँ कितने अवयव हैं, x में अवयव हैं a, b और c। y में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 और 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप आवश्यकता हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a। इसको पढ़ते हैं, x का मान किस में है, a में है, और ये y बिलोंग्स टू b। y किसके अंदर है, y के सभी अवयव समुच्चय b के अंदर है, और x का सभी अवयव समुच्चय a के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फंक्शन के लिए बच्चों जो आवश्यकता चीज थी वही मैंने आपको बताया बच्चों, कि फंक्शन में बस दो ही चीज होता है। दुनिया का कोई फंक्शन हो, उसमें इनपुट और आउटपुट होगा, ठीक है, उसका स्पेसिफिक इनपुट होगा, ठीक, उसका निश्चित, किसी भी फलन का निश्चित इनपुट होता है, उसी तरीके से उसका निश्चित आउटपुट भी होता है। याद रखें, इसी एक पूरे सिस्टम को क्या क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा। तो फंक्शन आप ये समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब आइए फंक्शन के प्रकार में बताना चाहूँगा आपको। शायद आपने फंक्शन के कुछ प्रकार 11th में पढ़े हों, लेकिन कुछ न भी पढ़े हों, तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला है, ठीक है, ये लिख लिया हमें बच्चों, हाँ चलिए, अच्छा ठीक है बच्चों, आइए अब आपको फलनों के प्रकार में बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, फलनों के मैं आपको मात्र वही प्रकार बताऊंगा सामान्य तौर पर जो आपके बोर्ड में आते हैं और जो एनसीईआरटी में है, इस बात को ध्यान दें, ठीक है ना। तो फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला पढ़िए, है तो बड़ा कभी एक का एक ही फलन,
एकाएकी फलन, इसे हम एक एक फलन भी कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में वन वन फंक्शन बोलते बच्चों। ठीक बच्चों, अब एक की बच्चों, अब जब भी पढ़ते हैं कोई हेडिंग डालते हैं तो उसके नाम में बहुत कुछ होता है। एक एक फलन, एकाएकी फलन, ये एकाएकी वन वन, यानी कि इसमें वन अवयव का संबंध एक अवयव से होगा, यानी कि एक अवयव एक ही अवयव से रिलेट होगा, दूसरे से रिलेट नहीं होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जरा देखिएगा। यदि मेरा कोई फंक्शन, यदि कोई फलन, ध्यान देखिएगा, परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, फिर समझाता हूं। यदि कोई फलन f सच दैट a to b है तो देखिएगा। तो हाँ, यदि कोई फलन f a to b है तो समुच्चय b का प्रत्येक अवयव, समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? अलग अलग प्रतिबिंब होगा। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। यदि कोई फलन f a to b, यानी कि देखिए a, और बच्चों एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, इधर a जो a है, ये समुच्चय a, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसे हम इमेज बोलते हैं। ठीक, अभी मैं बताऊंगा आपको, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यदि कोई फलन f सच दैट a b से क्या है, रिलेट है, a b से रिलेट है, तो समुच्चय b का प्रत्येक अवयव, जो समुच्चय b है, समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होगा। अलग अलग प्रतिबिंब होगा, इसका क्या मतलब है, इसको देखिएगा जरा। मैं एक एग्जांपल से आपको बच्चों समझाना चाहता हूं। ठीक, जरा देखें, आइए एक एग्जांपल देखें यहां पर वन वन का। मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, जिससे मान लिया मैंने यहाँ लिया a b c लिया था, यहाँ पर भी मैंने 1 2 और 3 लिया था। ये मेरा समुच्चय a है, याद रखें, और ये मेरा समुच्चय b है। तो समुच्चय मेरे पास है, समुच्चय a, समुच्चय b। ये x है बच्चों, x बिलोंग्स टू a लेते हैं और y बिलोंग्स टू b लेते हैं। तो बच्चों x को हम क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, और y ये 1 2 3 देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये इसके वस्तु, हमारे वस्तु समझे क्या है, वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, a है, b है और c है। ध्यान रखिएगा। ठीक, और प्रतिबिंब हमारे जानते हैं कौन कौन से हैं, प्रतिबिंब हमारे हैं 1 2 और 3। ध्यान देखिएगा, ये 1 2 3 ये क्या है, मेरा प्रतिबिंब है। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वस्तु हमारा क्या है, वस्तु हमारा है, यहां तक जगह है, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, वस्तु हमारा है a b c। तो ये देख रहे हैं, यानी कि समुच्चय
ए के अवयव को हम वस्तु कहते हैं, यानी कि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय ए का अवयव वस्तु कहलाता है। समुच्चय ए का अवयव क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। याद रखिएगा, समुच्चय बी का अवयव प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, ठीक। देखिए, यही मैं बताना चाहता था, देखिएगा ध्यान से। इधर जितने भी अवयव हैं वो वस्तु कहलाएंगे, इधर जितने भी अवयव हैं वो प्रतिबिंब कहलाएंगे। तो ये प्रतिबिंब किसके हैं? ये प्रतिबिंब वस्तु के हैं बेटा। जैसे देखिए, मैंने ए से 1 को रिलेट कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया। देखिए, यानी कि या अब जब पूछा जाए कि वस्तु ए का प्रतिबिंब क्या है, तो तुरंत बोलेंगे वस्तु ए का प्रतिबिंब 1 है। आपसे पूछा जाए वस्तु बी का प्रतिबिंब क्या है, 2 है। आपसे पूछा जाए वस्तु सी का प्रतिबिंब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 है। तो इधर वस्तु है और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। आइए परिभाषा देखते हैं। यदि कोई फलन एफ सच दैट ए और बी है, तो ए एरो बी है, तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी कौन सा, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों, ठीक, तो प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होगा। अलग अलग क्या मतलब, क्या होगा? एक, याद रखिएगा बच्चों, एक का एक मतलब और है, एक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है ना। एक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिएगा, ठीक। यदि एक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब है तो वो हमारा क्या है, एक ही फलन है। तो नोट में आप लिख सकते हैं, चाहे तो फलनों के प्रकार में आप डाल सकते हैं, नोट में आप डाल लीजिए यदि याद रखिएगा, यदि हटा देना है, एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। आइए इस लाइन को याद रखिएगा, ठीक। इसको भूलेंगे नहीं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, तो इसको समझिए आप, ठीक। जितना भी आप देखेंगे एक अवयव का 2 प्रतिबिंब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं मिलना चाहिए, याद रखिएगा। एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। फलन होने के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। याद रखिएगा 2 चीजें अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले इसको भी याद रखिएगा। एक अवयव का कितना प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब क्या, जरा देखिए, आप जरा देखें, इस चीज को देख लें आप, ये आपका हो गया बच्चों। मैंने जो नोट लिखवाया है, ठीक, इसको अब मैं एक बार फिर से थोड़ा सा और डीप में बताना चाहूंगा आपको, जरा देखिएगा। एक एग्जांपल मैं इसके लिए भी दे रहा हूं। कभी कभी एक अवयव का यदि, देखिए ये बच्चों तो एक ही हमारा हो गया, एक का एक से संबंध है, ठीक। अब जरा देखिएगा, एक एग्जांपल और देखिएगा, यहां पर एक के संबंध, एक एग्जांपल एक था, एग्जांपल जरा 2 देखिएगा। जैसे कि मैंने ये कर दिया 1, मान लीजिए मैंने ABC लिख दिया, ABC, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया, ठीक। आइए जरा देखिएगा, देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। आइए जरा देखते हैं, इसी को बेटा मुझे समझाना है। देखिएगा, एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। आइए देखिए जरा,
यहां जरा देखें, यह बच्चों फलन में थोड़ा रह गया, इसका जरा देखिएगा। यह अवयव ए देख रहे हैं आप, जरा ए देखिए, अवयव ए का यहां दो प्रतिबिंब है। कौन कौन सा? 1 और 2। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ए का कितना प्रतिबिंब है? 2 प्रतिबिंब है। ठीक, याद रखिएगा, एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता, लेकिन 2 अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए देखिए बच्चों, यदि एक अवयव का 2 प्रतिबिंब, यदि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब, यदि 2 अवयव का एक प्रतिबिंब ठीक है, तो वह संबंध फलन नहीं है। आपने 11th में पढ़ा होगा। यार देखिएगा, यदि एक अवयव का 2 प्रतिबिंब है तो वह संबंध, कॉमा लगाइए, फलन नहीं है। उदाहरण में देखिए, यहां देखिए मैं लिख दे रहा हूं, यहां अवयव ए का 2 प्रतिबिंब, अवयव ए का 2 प्रतिबिंब 1 तथा 2 हैं। अतः तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अतः इस चित्र का मैं नाम दे दे रहा हूं, अतः यह संबंध फलन नहीं है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, थोड़ा ये छूट गया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक, एक एक तो मैंने बता दिया, एक का एक किससे संबंध होना चाहिए, लेकिन देखिएगा जरा, यहां पर एक का 2 से संबंध आ गया है। एक एकी तो छोड़ दीजिए, ये एक एकी है ही नहीं। ठीक, ये एक एकी है ही नहीं। और दूसरी बात यह क्या हो गया, वास्तव में ये फलन ही नहीं है। देखिए मैंने लिख दिया, देखिए एक का देखिए ना, यह अवयव एक का कितना हो गया? 2 आ गया। यदि एक अवयव का 2 प्रतिबिंब है तो वह संबंध फलन नहीं है। यहाँ अवयव देखिए, यहाँ अवयव ए का 2 प्रतिबिंब 1 तथा 2 है, अतः यह संबंध फलन नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। तो बच्चों इसी को कहते हैं हम क्या, एक एकी, सॉरी इसको हम क्या एक एकी। बेटा मैंने आपको बता दिया, और जो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया दूसरा, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, आइए अभी इन सबको बच्चों लिखना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जरा मैं इसको बता लूं। एक एग्जांपल बेटा मैं इस पर और आपको देना चाहता हूं, एग्जांपल 3। ठीक है बच्चों, यदि मान लो ये होता ए बी और सी, या 1 2 3 होता, मान लो आपसे पूछा जाइए, बताइए यह हमारा फलन है या नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, एक वस्तु का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, यहां वस्तु क्या है? ए, उसका प्रतिबिंब कितना है? 2। ठीक, यहां वस्तु क्या है? बी, प्रतिबिंब कितना है? 2। यहां वस्तु क्या है? सी, प्रतिबिंब कितना है? 2। यहां ए का भी प्रतिबिंब, बच्चों याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, कई वस्तुओं का एक प्रतिबिंब हो सकता है। ध्यान सुनिए, यानी कि कई वस्तुओं का, देखिए यहाँ कितनी वस्तुएं हैं? ए बी और सी, 3 वस्तुएं हैं, उसका एक ही प्रतिबिंब है, कितना? 2। लेकिन एक वस्तु का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ठीक, यही मैं लिखा हूं। देखिए यहां पर क्या है, इधर देखिएगा, यदि एक अवयव का 2 प्रतिबिंब है, यहाँ एक अवयव का 2 प्रतिबिंब है तो वह संबंध फलन नहीं है। एक अवयव का 2 प्रतिबिंब। अब यहां देखिएगा, यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि कई अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, ये लिख दे रहा हूं। यहां मैं इसके लिए लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देखिएगा, जैसे यहां वस्तुओं
ए कॉमा बी कॉमा सी का केवल एक प्रतिबिंब दो है, अतः यह फलन है। याद रखिए बच्चों, ये हमारा फलन है। ठीक, अब देख लें। ठीक है, ये मेरा फलन है बेटा, लेकिन ये मेरा फलन नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा छूट गया था बेटा, इसलिए मैंने इसको ही बता दिया आपको। ठीक है, कहीं से आप कंफ्यूजन न हो। और ये जानते हैं ये 11th का है, यदि मैं न भी बताऊं तो शायद आपको पता भी होना चाहिए ये। ठीक है, मुझे तो मेन एकाएकी फलनों के प्रकार ही पढ़ाने चाहिए थे, जिसमें कि मुझे एकाएकिक, आरांछादक और अंतःक्षेपी बताना बेटा। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। तो मैंने आपको एकाएकी बता दिया। ठीक, एकाएकी में क्या होता है, एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा। तो वो नोट के एग्जाम्पल में बेटा आप इसको समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब होगा तो हमारा क्या होगा, एकाएकी होगा। हाँ, ये एकाएकी नहीं है बेटा, देखिए इसको बहु एक बोलते हैं। ठीक, मैं बता नहीं, आपके बोर्ड में खासकर एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया गया है, आप देख लीजिएगा फिर भी एक बार। ठीक, यहां पर इसे बहु एक बोलते हैं। 12th की बात कर रहा, बहु एक फलन। ये बहु एक, इसका नाम क्या है, क्योंकि कई वस्तुओं का क्या है, एक प्रतिबिंब है, इसलिए दो, यानी कि कई का रिलेशन एक से है। ठीक, एक का रिलेशन कई से नहीं हो सकता, लेकिन कई का रिलेशन एक से हो सकता है। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, इसको बहु एक फलन बोलते हैं। तो आइए बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने बच्चों आपको जो बताया था वो फलन था आपका क्या, एकाएकी फलन। तो एकाएकी के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक, आंछादक, जिसे अंग्रेजी में ऑन्टू कहते हैं। देखिए बच्चों, हमें आप पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन मात्र बोर्ड में 3 ही चीज पर क्लियर करना है, एकाएकी, आंछादक, अंतःक्षेपी, बस। एकाएकी, आंछादक और अंतःक्षेपी, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तीनों पर एनसीईआरटी में अच्छे से क्वेश्चन दिए गए और इन्हीं हमें तीनों को समझना है। बाकी मैंने इसलिए भी आपको बता दिया कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आइए। तो फलनों के प्रकार में मैंने पहला आपको बता दिया एकाएकी फलन। ठीक, और एकाएकी बताते बताते मुझे ये भी ध्यान आ गया कि मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, तो मैंने उसको भी आपको डील कर दिया है। हालांकि ये 11th का पार्ट है। ठीक, आइए देखते हैं। अब हम 11 से इस पार्ट को छोड़ करके अब फिर से हम 12th में आते हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, आइए बच्चों, दूसरा डालिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आंछादक, आंछादक का आंछादक फलन, इसे बोलते हैं ऑन्टू फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसे हम बोलते हैं ऑन्टू फंक्शन। अब बात आई है कि ऑन्टू फंक्शन क्या होता है। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, ये दोनों पर ध्यान लगाना बच्चों। और यही 3 इंपॉर्टेंट है। 1-1 मैंने पढ़ा दिया, ऑन्टू, इसके बाद इनटू, इन्हीं तीनों पर बोर्ड में क्वेश्चन आया होगा। अब आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको बताने से पहले, इसकी परिभाषा बताने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, उधर देखिएगा। जैसे एक फलन f सच दैट, ये मेरा a है, ये मेरा b है, यहाँ इधर के अवयव, यहाँ समुच्चय a के अवयव x है, यानी कि x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है। ठीक, इधर देखिएगा, मैं इसमें अवयव ले रहा हूँ, कुछ अपने मन से मैं ले रहा हूँ। चलिए, मैंने लिया ठीक है।
जरा देखिएगा बच्चों, ये है पहली बात कि यह फंक्शन है कि नहीं। ठीक, यदि फंक्शन है तो ये फंक्शन मतलब फलन है कि नहीं, फलन है तो ये कौन सा फलन है, यह जरूरी है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए बच्चों, अंशछादक फलन क्या है, देखिएगा अंशछादक फलन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो समुच्चय B है ना, समुच्चय B का प्रत्येक अवयव, ठीक ध्यान सुनिएगा, समुच्चय B का प्रत्येक अवयव, ठीक, समुच्चय A के अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है, मैं क्या बता फिर से सुनिएगा। यहां पर जितने भी अवयव लिखे होंगे ना, जितना B की बात कर रहा हूं, समुच्चय B में जितने भी अवयव लिखे होंगे ना, वो सारे के सारे किससे जुड़े हुए होंगे, समुच्चय A से जुड़े हुए होंगे। इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो शेष रह जाए। जैसे तो देखिएगा, मैंने यहां क्या लिख दिया, 5। अब यह अंशछादक नहीं है, अब यह अंशछादक नहीं है, यह तो अब यह हो गया, यह अंतःक्षेपी हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा भी आगे। ठीक, यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा अंतःक्षेपी हो जाएगा, यह अंशछादक नहीं है। क्यों? क्योंकि अवयव 5 समुच्चय B में उपस्थित अवयव 5 समुच्चय A में उपस्थित अवयवों से जुड़ा नहीं है। ये जुड़ा नहीं है, इसलिए यह हमारा ये जो 5 है, ये मेरा अंशछादक नहीं है। लेकिन अब मैंने 5 को मिटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये अंशछादक फलन है। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे, तरफ देखिएगा। ठीक, इसकी मैं परिभाषा दे रहा हूं, यदि कोई फलन f such that a to b इस प्रकार हो कि समुच्चय B में, इस प्रकार हो कि समुच्चय B में उपस्थित प्रत्येक अवयव, समुच्चय B में उपस्थित प्रत्येक अवयव, समुच्चय A के अवयवों का प्रतिबिंब हो। यह है बेटा इसकी परिभाषा। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। इसकी परिभाषा मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि इसी पर मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको आगे इन तीनों को मैं फिर से बताऊंगा एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो यदि कोई फलन है तो इस प्रकार है हो कि समुच्चय B में उपस्थित प्रत्येक अवयव, समुच्चय B में जितने भी अवयव उपस्थित प्रत्येक अवयव समुच्चय का मतलब समुच्चय A के अवयवों का क्या हो, प्रतिबिंब हो। यानी कि ये प्रतिबिंब हो, किसका, इसका प्रतिबिंब हो। ठीक, याद रखिएगा, प्रत्येक अवयव, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक अवयव, इसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव क्या हो, एक का प्रतिबिंब। तो बच्चों ये आपका एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ठीक, और इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे मैंने ऐसे लिया 1 2 3 और मैंने आपने यहाँ लिया 5 6 5 7 8 लिए। चलिए बच्चों सुनिएगा, ये फंक्शन, अब बताइए इधर जितने भी अवयव हैं सब के सब इससे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, आप बताइएगा जरा। इधर जितने भी अवयव हैं सब इससे जुड़े हुए हैं, क्या इधर कोई शेष नहीं, इसी को बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक से एक का रिलेशन है, एक से एक का मतलब क्या होगा, 1 का रिलेशन 5 से, 2 का 7 से, यानी कि 1 फंक्शन भी है ये। यानी कि ये हमारा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दे रहा है, एकाएकी तथा अंशछादक। इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा एकाएकी भी है और तथा अंशछादक भी है। याद रखिएगा, ये वाला हमारा एकाएकी भी है और ये अंशछादक भी है। ये मेरा अंशछादक बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरा एकाएकी नहीं है। यह फलन, यह एकाएकी परंतु याद रखिएगा, यह एकाएकी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए
एक का एक, देखिए 1 का संबंध 8 से है, ठीक, ये एकाकी बोला, 4 भी एकाकी बोला, लेकिन ये एकाकी नहीं बोला। ये 2 और 3, 2 का भी संबंध 9 से हो गया और 3 का भी संबंध 9 से हो गया, इसलिए ये एकाकी नहीं है। लेकिन ये क्या है? अंशछादक है। अंशछादक क्यों है? क्योंकि इधर कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है। वही लिखा, यदि कोई फलन f इस प्रकार हो कि समुच्चय B में उपस्थित प्रत्येक अवयव समुच्चय A के अवयवों का प्रतिबिंब हो। ठीक, आइए इसको भी आपने देख लिया। दूसरा एग्जांपल, ये एकाकी भी है बच्चों, साथ साथ अंशछादक भी है। ठीक है ना, तो ये मेरा दूसरा था और ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, अभी इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं वो भी आपको डील करूंगा। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए तीसरा पर आते हैं। तीसरा एकाकी अंशछादक, इसको लिखने का बड़ा तरीका अलग है, ये केवल अभी आप समझा रहा हूं। इसके बाद तीनों को लिखने का तरीका बता दूंगा कि तीनों को हल कैसे करते हैं। ठीक, इसके बाद आप क्वेश्चन लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एकाकी अंशछादक। अब आएगा अंतःक्षेपी। थर्ड, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए अभी इसको मैं इनटू कर दे रहा हूं। इनटू में क्या होगा, मैंने एक अवयव डाल दिया, यहाँ पर क्या 12 डाल दिया। ठीक, ये एकाकी भी नहीं है। और अब ये क्या है, ये क्या होगा, ये अंतःक्षेपी हो जाएगा बच्चों, अंतःक्षेपी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि कोई फलन इस प्रकार हो कि समुच्चय B में उपस्थित, देखिए मैं यहां तो बदल रहा हूं, ध्यान देखिएगा, समुच्चय B में उपस्थित देखिए यहां परिभाषा बच्चों बदलती है। देखिए अब मैं आपको अंशछादक की परिभाषा देने जा रहा हूं, सॉरी अंतःक्षेपी की। देखिएगा, यदि कोई फलन है ए टू बी इस प्रकार है कि इस प्रकार हो कि समुच्चय B में उपस्थित कम से कम, ध्यान सुनिएगा, कम से कम एक अवयव, समुच्चय B में उपस्थित कम से कम एक अवयव, कॉमा समुच्चय A के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यहां अवयव 12, यहां अवयव 12 ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। रुक जाए, यहां समुच्चय B में, ध्यान से देखिएगा, में उपस्थित अवयव 12, कॉमा समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह अंतःक्षेपी है बच्चों। अतः यह क्या है, अंतःक्षेपी है, याद रखिएगा। ठीक, ये मेरा एग्जाम्पल किसका है, अंतःक्षेपी का बेटा। देखिए इसके कई एग्जाम्पल बेटा मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये भी एकाकी नहीं है सर, देखिएगा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, और एक पहला था, इसका भी दूसरा देख लीजिएगा। इसका भी मैं दूसरा आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखा था 1 2 3, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 5 6 7 और मैंने 8 9 ले लिया। चलिए आइए मैं बढ़ा लेता हूँ, 7, चलिए 8 और 9 ले लिए। चलिए आइए देखते हैं, ये दे दीजिए
ये मेरा क्या है, यह मेरा एकैकी है और अंतःक्षेपी भी है। एकैकी का क्या मतलब, देखिए इधर 3 अवयव हैं, ए में और बी में। ए में 3 अवयव हैं और बी में भी 3 अवयव हैं। 1 के सरल एक, देखिए एक का एक से संबंध है, हो गया। इधर बच गया, क्या बच गया, 8 और 9। बच्चों मैंने लिखा है कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब होता है कि राइट साइड कम से कम एक अवयव बचना चाहिए। इधर कम से कम एक बचे या एक से अधिक बचे, राइट साइड बचना चाहिए। राइट साइड यदि कोई भी अवयव बच जाता है जो कि ए से रिलेट नहीं है, जो कि ए के अवयव से रिलेट नहीं करता, तो हमारा क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा। जरा देखिएगा, ये मेरा, अब ये मेरा जानते एग्जाम्पल किसका है, ये मेरा एग्जाम्पल है एकैकी और अंतःक्षेपी का। जब देखें ये एग्जाम्पल हमारा किसका है, एकैकी अंतःक्षेपी का है। और ये मेरा किसका है, एकैकी नहीं है, परंतु ये क्या है, अंतःक्षेपी है। ये अंतःक्षेपी क्यों है, क्योंकि यहाँ अवयव क्या बच गया, 12 बच गया। वही मैंने बेटा यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं बेटा कि ये मेरा एकैकी और अंतःक्षेपी है। तो बच्चों आज मैंने आपको फलन क्या है बताया, ठीक। फलन के जो तीनों प्रकार हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो और भी बेटा, लेकिन मैं उसी पर फोकस कर रहा हूं जो एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक। इसलिए मैं उसी को ज़्यादा डील करूंगा आपके सामने, ठीक है। और उसी से आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आएंगे, बाकी आएंगे भी नहीं, इसलिए उस पर हमें ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, ठीक है। आइए, तो मैंने आपको पहला एकैकी बताया, फिर आंछादक बताया और फिर अंतःक्षेपी बताया। 3 तो ये मेरा हो गया, ठीक। चौथा भी हो गया और 5वां भी हो गया। ऐसे कैसे, एकैकी आंछादक और एकैकी अंतःक्षेपी। सर समझिएगा, मैंने आपको 3 जरूर बताएं, लेकिन मैं 5 हो गया। मेरा एग्जाम्पल देखिए जरा, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल किसका है, एकैकी अंतःक्षेपी का है। और इसके पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, वो था एकैकी आंछादक का था वो, ठीक। तो मेरे पास कुल कितने हो गए, कहने को तो 5 हो गए बेटा, लेकिन बाकी जो पीछे के 2 बने हैं, चौथे और 5वें, वो ऊपर से ही बने हैं। जो ऊपर के 3 थे उन्हीं को मिला करके क्या बना दिया गया, 5वां और 6वां बना दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी आते हैं समांतर में 2 पूछे जाते हैं। ऐसे पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सुन लीजिएगा। सिर्फ एक फलन दे देगा और उसके सामने लिख देगा सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन। सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एकैकी तथा आंछादक है, ये क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा। सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एकैकी तथा अंतःक्षेपी है। दोनों में से बेटा कोई भी दे सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें और ये पूरा आप इसको समझ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको तीनों फलनों को कैसे लिखना है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है।